हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जितना टॉपिक रह गया है सारा कवर करके चलेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने जो टर्म्स इससे पहले आते हैं वो सारी कवर करा दी हैं एक एक करके। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोज़ अटेंड नहीं की कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोज़ आप देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। आज हम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये वो अमाउंट होती है जो हमें रिसीव होनी होती है किससे, सेल करने से। जब भी हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट, कहते हैं ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ये वो अमाउंट होती है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जब एक कंपनी या तो गुड्स बेच रही है या फिर सर्विस को दे रही है तो उससे जो कमाई होती है उसकी, तो वो किस कैटेगरी में आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में। कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं ये दोनों ही हो सकते हैं, डेटर्स और बीआर दोनों को शामिल किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। डेटर्स कौन होते हैं, जो डेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उन पर्सन को या फिर उन फर्म्स को जिनको गुड्स है जो बेची गई है या सर्विस है जो बेची गई है लेकिन उधार पे। अगर कैश में बेचा जाता है तो वो तो कैश में ऐड हो जाता है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर उधार में दिया गया है तभी तो उससे क्या होता है, डेटर्स अराइज होते हैं। यानी कि जब कंपनी या जब फर्म गुड्स को सेल करती है या फिर सर्विस को देती है लेकिन उधार पे दिया उसने अपने कस्टमर्स को, तब जब उधार पे उसने अपनी गुड्स या सर्विसेज दी है कस्टमर को तो कस्टमर अब क्या बन जाएंगे, उसके डेटर्स बन जाएंगे। तब तक डेटर्स रहेंगे जब तक उसको कैश है जो रिसीव नहीं हो जाती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर गुड्स बेची गई है 50,000 की मोहन को, उधार पे दी गई है तो मोहन क्या बन जाएगा, यहाँ पे डेटर बन जाएगा क्योंकि मोहन को फर्म ने बेचा है 50,000 का गुड्स। यानी कि जो फर्म है उसने क्या किया, फर्म ने सेल किया है 50,000 रुपये का गुड्स। किसको सेल किया है, मोहन को। अब जब 50,000 रुपये का गुड्स सेल किया मोहन को, लेकिन जो ये दिया ये किस पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, मतलब कि उधार पे दिया है। तो फर्म के लिए मोहन क्या बन जाएगा, ये अब डेटर बन जाएगा जब तक ये कैश नहीं देगा फर्म को। तो फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में साइड पे मोहन को क्या दिखाएगी, डेटर्स। यानी कि मोहन से पैसा लेना भी बाकी है। नेक्स्ट आता है बिल रिसीवेबल्स। अगर यही बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि जब उधार पे गुड्स सेल की जाती है तो जैसे भी यहाँ पे डेटर्स बन गई हैं, अब ये अगर ये बिल लिख दे, बिल लिखने का मतलब क्या है कि उसमें ये डिफ़ाइन कर दे कि फ्यूचर किस डेट को है जो मैं पेमेंट करूँगा। मोहन ने क्या किया, वहाँ बिल के अंदर डिफ़ाइन की गई डेट के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा, अब मोहन क्या बन जाएगा, बीआर बन जाएगा क्योंकि फर्म को अब इससे बिल रिसीव होना है, बिल रिसीवेबल होना है। और जो ये तब तक बिल रिसीवेबल्स बना रहेगा जब तक मोहन कैश है जो नहीं देगा फर्म को। और जो कैश पेमेंट करेगा मोहन, वो बिल रिसीवेबल्स के अंदर जो डेट डिफाइन की होगी वो फ्यूचर की डेट को जो पेमेंट कर देगा, वो होते हैं बिल रिसीवेबल्स। कहते हैं बिल रिसीवेबल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज तब बिल रिसीवेबल बन जाते हैं जब क्या किया जाता है, आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। यानी कि एक्सेप्टेंस के बाद क्या बन जाता है, ये ड्रॉई के एक्सेप्टेंस के बाद ये क्या बन जाता है, बीआर बन जाते हैं। तो बीआर जो होता है वो अकाउंटिंग टर्म में बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉन किया था डेटर द्वारा, अब यानी डेटर्स ने क्या किया, बिल रिसीवेबल्स है जो, यानी कि बिल जब डीलिंग हो जाते हैं बिल्स के अंदर तो वो फर्म के लिए बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। तो क्या जो अमाउंट स्पेसिफाई किए जाते हैं बिल के अंदर वो कब रिसीव होनी होती है, फ्यूचर डेट को रिसीव होनी होती है। यानी कि फ्यूचर में डेट डिफाइन की होती है जिस डेट को वो रिसीव करेगी फर्म अमाउंट, बिल रिसीवेबल। अब आते हैं ट्रेड पेबल्स। जैसे रिसीव करना होता है वैसे ही पेमेंट करना होता है। अब जब रिसीव किया जाता है, जब रिसीव कब होता है, जब फर्म ने सेल किया होगा, लेकिन पेमेंट कब की होगी, पेमेंट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट
जब फर्म ने उधार में ख़रीदा होगा, जब परचेज़ की होगी, जब परचेज़ करके लाई होगी फर्म, तब क्या बन गए होंगे, उसके पेबल्स बन गए होंगे, ट्रेड पेबल्स राइज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स राइज हो जाएंगे। कहते ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है जो फर्म ने चुकानी होती है बाहर उस पर्सन को जिससे फर्म ने ख़रीदा होता है माल। जब फर्म उधार पे ख़रीद के लेके आती है, तो उधार पे जब खरीद के लेके आते हैं तो फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, तो क्रेडिटर्स हैं जो ट्रेड पेबल्स हैं जो अराइज हो जाते हैं। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों ही आ जाते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर कहते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो फर्म ने गुड्स जब परचेज़ की थी या जब सर्विस ली थी वो उधार पे ली थी, तो अब उसकी पेमेंट पे नहीं की गई है, तो फर्म के लिए क्या बन गया, वो क्रेडिटर्स बन गया है, फर्म की लायबिलिटी बन गई है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर गुड्स है जो खरीदी गई है 50,000 की गोविंद से उधार पे, ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर, कहते हैं ये तब तक क्रेडिटर बना रहेगा जब तक फर्म है जो उसकी पेमेंट नहीं करेगी। अब जैसे डेटर्स जो अराइज होते हैं वो सेल करने से होते हैं, अब जो क्रेडिटर अराइज होंगे वो परचेज़ करने से अराइज होंगे। जैसे यहाँ पे मान लो फर्म है, यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ मोहन का। तो फर्म ने क्या किया, अब मोहन से परचेज़ करके लेके आई है, या तो गुड्स परचेज़ की है या सर्विस परचेज़ की है। तो जो इसने ये 50,000 रुपये की परचेज़ की है, तो ये उधार पे परचेज़ की है, यानी कि क्रेडिट पे, उधार पे जो खरीद के लेके आई है। तो यहाँ पे फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि मोहन को पैसा लौटाए, लेकिन जब तक ये पैसा नहीं लौटाएगी तब तक ये क्या बन के रहेंगे, इसके क्रेडिटर्स बन के रहेंगे, यानी मोहन क्या बन के रहेगा, फर्म के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। अब आता है बिल्स पेबल। अगर यही डीलिंग बिल्स के अंदर हो जाएगी तब क्या बन जाएगा, यही क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्स में, यानी कि अब फर्म को पे करना पड़ेगा तो बीपी हो जाएगा, यानी कि बिल्स पेबल बन जाएगा। तो जो बिल्स पेबल के अंदर अमाउंट होती है वो भी फ्यूचर डेट को पे करनी होती है फर्म द्वारा। नेक्स्ट आते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं गुड्स में वो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो परचेज़ की होती हैं, रीसेल या फिर विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। अब देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, अब इसमें मैं दोनों कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। अगर गुड्स खरीदे ट्रेडर ने, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जो बनी बनाई वस्तुओं को खरीदता है और आगे उसको बेच देता है, तो उसके लिए वो गुड्स है। अब अगर मैन्युफैक्चरर ने खरीदी है तो उसके लिए क्या है, गुड्स। जब उसने गुड को ख़रीदा है उसके ऊपर कुछ फिनिशिंग करेगा फिर उसको आगे सेल करेगा, तो वो क्या उसके लिए गुड्स है। कि जो फर्नीचर डीलर है, यहाँ पे फर्नीचर डीलर का मतलब क्या है कि जो पर्सन फर्नीचर के अंदर डील कर रहे हैं, उसने चेयर को ख़रीदा है, टेबल्स को ख़रीदा है, तो जब फर्नीचर डीलर ख़रीद के लेके आया तो इसके लिए गुड्स है। अगर वही फर्नीचर हम जैसे लोग खरीद के लेके आएंगे तो हम तो आगे उसको बेचेंगे नहीं ना, अपने पास रख लेंगे, तो वो हमारे लिए असेट बन जाएगी। यानी कि जब डीलर गुड्स को ख़रीद के लेके आता है सेल करने के लिए तो वो गुड्स बन जाती है, लेकिन जब हमारे जैसे लोग गुड्स को ख़रीद के लेके आते हैं खुद इस्तेमाल करने के लिए तो वो हमारे लिए असेट बन जाती है। ऐसे ही कहते हैं जो स्टेशनरी ट्रेडर होते हैं, जो स्टेशनरी को ख़रीदता है और बेचते हैं, तो कहते हैं उसके लिए स्टेशनरी क्या गुड्स है, जबकि हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो एक्सपेंस बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कोस्ट। कोस्ट क्या होती है, अब कोस्ट का मतलब होता है ये वो अमाउंट होती है जो हमें किसी गुड्स या सर्विसेज को लेने के बदले देनी पड़ती है। कहते हैं कोस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप, किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं उसके बदले जो खर्च करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोस्ट बोला जाता है। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी, जो रिसोर्स दिए जाते हैं वो मनी या मनी के इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको मनी के टर्म में। जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CIMA लंदन ने डिफ़ाइन किया है कि कोस्ट क्या होती है। कहते हैं कोस्ट इज़ द अमाउंट, कहते हैं ये वो अमाउंट होती है एक्सपेंडिचर की जो की जाती है किसके लिए, एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड थिंग, किसी स्पेसिफाइड थिंग के ऊपर खर्च किया ये, या फिर और एक्टिविटी के ऊपर खर्च किया, तो वो क्या कहलाएगी, कोस्ट। यानी कि किसी भी पार्टिकुलर थिंग पे या फिर एक्टिविटी के ऊपर जो खर्च किया गया वो क्या कहलाएगा, कोस्ट कहलाएगा। द स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी में भी, कहते हैं जो स्पेसिफिक थिंग या प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। जब भी हम प्रोडक्ट, सर्विस या एक्टिविटी के ऊपर कुछ खर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोस्ट कहलाता है।
जैसे एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी की कॉस्ट क्या कहलाएगी, जो मशीनरी खरीदी गई है उसका खरीद प्राइस यानी कि परचेज प्राइस। उसको जब हम उसके सेल वाली जगह से हम अपने फैक्ट्री में लेके आए हैं तो वहाँ से फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा, फ्रेट, किराया पे किया होगा, किसी न किसी व्हीकल पे लेके आए होंगे उसको, तो उसका जो किराया पे किया, फ्रेट, और उसको लगाने पे, इंस्टॉलेशन करने पे जो खर्चे हुए हैं वो सारे किस में शामिल किए जाते हैं, मशीनरी के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। यानी कि मशीनरी का परचेज प्राइस, फ्रेट और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जब हम इकट्ठे कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कहलाती है। कि जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं एक्चुअल और नॉशनल भी हो सकते हैं। एक्चुअल खर्चे तो वो होते हैं जो हमने एक्चुअल बाहर पे कर दिए। नॉशनल होता है जब मैं, मान लो एग्जांपल के लिए, मैंने अपनी बिल्डिंग को खुद इस्तेमाल कर लिया, तो मैं अब अपनी बिल्डिंग खुद इस्तेमाल करती हूँ तो क्या मैं खुद को रेंट पे करती हूँ, नहीं। तो वो रेंट जो क्या कहलाएगा, मेरे नॉशनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कि द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहते हैं जो अमाउंट खर्च की गई है कच्चे माल को खरीदने में, वो तो क्या अपने के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हम बाहर से खरीद के लेकर आए हैं, उसके बदले हमने क्या किया, खर्च किया है। वेयर एज नॉशनल एक्सपेंडिचर, कहते हैं नॉशनल एक्सपेंडिचर कौन होते हैं, कहते हैं इज़ वन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, यानी कि अपन ने कोई कैश पेमेंट नहीं किया इसके लिए। नॉशनल एक्सपेंडिचर इज़ अ कंसेप्चुअल एंड डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड, कहते हैं ये कंसेप्चुअल होते हैं, ये मान लेते हैं कि इनकर हो गए। जैसे रेंट करना, खुद की ही फैक्ट्री का रेंट हो गया, खुद की ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉशनल कहलाते हैं। यानी कि एक्चुअल में नहीं किए जाते, ये मेरी खुद की ही क्या है, यानी कि इस्तेमाल करिए, जैसे बिल्डिंग या कैपिटल वगैरह के ऊपर आते हैं, जिसको बोलते हैं नॉशनल। अब नेक्स्ट कहते हैं वाउचर क्या होते हैं। वाउचर होते हैं बच्चों, ये ना वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो अथॉरिटी देते हैं पे करने के लिए। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, सबसे पहले जब उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया तो वाउचर्स बने होते हैं, उसके वाउचर्स। कहते हैं वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है विच प्रोवाइड द अथोराइजेशन, कहते हैं इसमें अथोराइज किया जाता है टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया था ट्रांजेक्शन, वो वाउचर्स के बेस पे की जाती है। यानी कितना पेमेंट है जो वाउचर से ही पता चलता है। वो इस सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, कहता है हर ट्रांजेक्शन का एक अलग से वाउचर बना होता है। एंड इट स्पेसिफाई, उसके अंदर क्या दिखाया जाता है, द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट, कितना किस अकाउंट को डेबिट किया गया है और किस अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया है। द फॉर्म ऑफ ए वाउचर वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, कहते हैं जो फॉर्म होती है इसकी, ये वाउचर हर एक फर्म का अलग अलग होता है, क्योंकि जो वाउचर होता है वो प्रिंट होता है सेपरेटली बाय डिफरेंट फर्म इन देयर ओन नेम, क्योंकि हर एक फर्म का अपने नाम से वो अलग से वाउचर बनाती है। तो इसलिए इसी कारण से हर फर्म का क्या होता है, वाउचर डिफरेंट होता है। वाउचर ये प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटेंट द्वारा। जो हर एक वाउचर है उसके ऊपर नंबर डाला जाता है और उसके ऊपर साइन किए जाते हैं, जो भी पर्सन ऑथराइज किया जाता है फर्म द्वारा साइन करने के लिए। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट दी जाती है, जब उसको डिस्काउंट बोला जाता है। कहते हैं इट इज़ अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जब सेलर बायर को रिबेट देता है, कुछ छूट देता है, अलाउंस देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट अब दो तरीके का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, कई बार होता है कि जब हम बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब गुड्स को खरीदते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब कई बार सेलर कहता है हमें कि तुम इस हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा, तो होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑन द गुड्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। कहते हैं कि जो ये वो डिस्काउंट होता है जो सेलर देता है अपने कस्टमर को, जब वो फिक्स्ड परसेंटेज या फिर जो कैटलॉग प्राइस होता है गुड्स का उसके ऊपर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कहते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बस इसको जो इनवॉइस होती है, कैश मेमो होती है, उसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और जो ग्रोस वैल्यू होती है गुड्स की उसको शो किया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है ये कस्टमर को दिया जाता है
कि तुम जल्दी पेमेंट कर दो तो तुम्हें जो 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो जो ये कैश डिस्काउंट होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है जीएसटी। कहते हैं कि जीएसटी क्या होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई है, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट बोला जाता है, सर्विस टैक्स हो गया, कहते हैं ये मर्ज कर दिया गया एक सिंगल टैक्स में जिसे जीएसटी बोला गया है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो पे किया जाता है परचेज़ के टाइम पे और कलेक्ट किया जाता है ये सेल के टाइम पे। इनके अलावा कौन कौन सी जो अदर इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है जो इस्तेमाल की जाएंगे अकाउंट में, जैसे एंट्री का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो वो एंट्री कहलाती है। बैड डेप्ट क्या होता है कि ये वो डेटर्स होते हैं जो बैड हो चुके हैं, यानी कि जो पैसा डूब चुका है डेटर्स का वो कहलाता है बैड डेप्ट। यानी कि ये इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, यानी ये वो अमाउंट है जो डेटर से हमें नहीं मिलेगा। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना। जब एक पर्सन या एंटरप्राइज इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने डेटर्स को पे कर सके तो वो क्या हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। सोल्वेंट होता है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है और वो टाइम पे अपने डेटर्स को पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सोल्वेंट। नेक्स्ट आता है स्टोर्स। स्टोर क्या होता है, ये ऐसी टर्म है जो डिनोट करती है उस मटेरियल को जो एंटरप्राइज ने अपने पास जमा कर रखा है कंजप्शन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस के अंदर, ना कि रीसेल करने के लिए। जब जो कंसर्न होती है, जो एंटरप्राइज होती है, वो मटेरियल को अपने फैक्ट्री के अंदर स्टोर कर लेती है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। उस स्टोर करने का मकसद आगे रीसेल करना नहीं होता है, फैक्ट्री के अंदर ही उस प्रोडक्ट को कंजप्शन करने से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो लुब्रिकेंट रखा जाता है, स्पेयर पार्ट रखे जाते हैं मशीनरी के, पैकिंग मटेरियल होता है जो ये फैक्ट्री के अंदर ही रखा जाता है। ये फैक्ट्री जो कंजप्शन करती है इनका, ये रीसेल नहीं किया जाता इनको, तो ये खुद के कंजप्शन के लिए जब बिजनेस रख लेती है अपने स्टोर्स में तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोर। रिवेन्यू क्या होती है, रिवेन्यू जो होती है ये वो इनकम होती है जो रेगुलर नेचर की होती है, जो हमें रिकरिंग बेस्ड मिलती है, रेगुलर बेस्ड मिलती है। इसमें वो अमाउंट रिसीव जो हमें सेल ऑफ गुड्स से रिसीव होती है वो अमाउंट शामिल की जाती है। अगर हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल करने से जो मिला है वो रिवेन्यू है। अगर हम अपनी सर्विस दे के जो कमाते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारे लिए रिवेन्यू होता है। इसमें इंक्लूड किया जाता है जैसे रेंट रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव होना, क्या जो रिवेन्यू रिलेट करते हैं ये डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी होती है। एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर नेचर। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेगुलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर और बोरोविंग लोन इज़ नॉट रिवेन्यू, कि जो कैपिटल लगाई जाती है प्रोप्राइटर द्वारा या जो उधारा पैसा ले जाता है वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होता क्योंकि वो रेगुलर नेचर में नहीं आता। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके वो पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे एक एंटरप्राइज का काम क्या, गुड्स को सेल करना, तो गुड्स या फिर सर्विस जो वो सेल कर रही है तो उसको सेल करने से जो उसको पैसा मिल रहा है वो क्या, उसका ऑपरेशन से पैसा मिल रहा है, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी मतलब होता है बिजनेस एंटिटी, जिसका मतलब क्या है कि ऐसे इकोनॉमिक यूनिट जो बनाई गई है इनकम कमाने के लिए। इनकम कैसे कमाती है वो, या तो गुड्स को सेल करके या सर्विस दे करके। जैसे एग्जांपल के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो, मारुति सुजुकी एटसेट्रा, ये क्या है, एंटिटी में आ जाती हैं। ऐसे टर्म नेक्स्ट इस्तेमाल की जाती है टर्नओवर।
टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल से मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितनी सेल की गई है। लाइव स्टॉक में आ जाते हैं जानवर जो जिनमें जान डाली होती है, जैसे एनिमल्स हो गए हैं, कैटल हो गए हैं, हॉर्सेस हो गए हैं, ये सारे लाइव स्टॉक में आते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम फंड को शेयर या फिर डिबेंचर्स के अंदर लगा देते हैं, हमारा मकसद होता है ये पैसा लगाने का कि रिटर्न मिले। जब फंड को लगा दिया जाता है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स के अंदर, तो वो उससे हमें अर्निंग मिलती है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये आज की क्लास में मैंने आपको सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है कवर करा दी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। ऐसे नेक्स्ट क्लास में आपको जर्नल्स कवर कराऊंगी। रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।